दोस्तों, आज हम सुनेंगे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का भाग 3 और उसका अध्याय 17, जिसका शीर्षक है गोखले के साथ एक महीना। इस किताब का बहुत सुंदर अनुवाद किया है श्री काशीनाथ त्रिवेदी जी ने। पहले ही दिन से गोखले ने मुझे ये अनुभव न करने दिया कि मैं मेहमान हूँ। उन्होंने मुझे अपने सगे भाई की तरह रखा, मेरी सब आवश्यकताएं जान ली और उनके अनुकूल सारी व्यवस्था कर दी। सौभाग्य से मेरी आवश्यकताएं थोड़ी ही थीं। मैंने अपना सब काम स्वयं कर लेने की आदत डाली थी, इसलिए मुझे दूसरों से बहुत थोड़ी सेवा लेनी होती थी। स्वावलंबन की मेरी इस आदत की, उस समय की मेरी पोशाक आदि की, सफाई की, मेरे उद्यम की और मेरी नियमितता की उन पर गहरी छाप पड़ी और इन सब की वे इतनी तारीफ करते थे कि मैं घबरा उठता था। मुझे ये अनुभव न हुआ कि उनके पास मुझसे छिपाकर रखने लायक कोई बात थी। जो भी बड़े आदमी उनसे मिलने आते, उनका परिचय वो मुझसे कराते थे। ऐसे परिचयों में आज मेरी आंखों के सामने सबसे अधिक डॉक्टर प्रफुल्ल चंद राय आते हैं। वे गोखले के मकान के पास ही रहते थे और लगभग रोज़ ही उनसे मिलने आते थे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ये प्रोफेसर राय हैं। इन्हें हर महीने 800 रुपये मिलते हैं। ये अपने खर्च के लिए 40 रुपये रखकर बाकी सब सार्वजनिक कामों में दे देते हैं। इन्होंने ब्याह नहीं किया है और न करना चाहते हैं। इन शब्दों में गोखले ने मुझसे उनका परिचय कराया। आज के डॉक्टर राय और उस समय के प्रोफेसर राय में मैं थोड़ा फ़र्क पाता हूँ। जो वेशभूषा उनकी तब थी, लगभग वही आज भी है। हाँ, आज वे खादी पहनते हैं। उस समय खादी थी ही नहीं, स्वदेशी मिल के कपड़े रहे होंगे। गोखले और प्रोफेसर राय की बातचीत सुनते हुए मुझे तृप्ति ही न होती थी, क्योंकि उनकी बातें देशहित की ही होती थीं अथवा कोई ज्ञान चर्चा होती थी। कई दुखद बातें भी होती थीं, क्योंकि उनमें नेताओं की टीका रहती थी। इसलिए जिन्हें मैंने महान योद्धा समझना सीखा था, वे मुझे बौने लगने लगे। गोखले की काम करने की रीति से मुझे जितना आनंद हुआ, उतनी ही शिक्षा भी मिली। वे अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। मैंने अनुभव किया कि उनके सारे काम देश कार्य के निमित्त से ही थे। सारी चर्चाएं भी देश कार्य के खातिर ही होती थीं। उनकी बातों में मुझे कहीं मलिनता, दंभ अथवा झूठ के दर्शन नहीं हुए। हिंदुस्तान की गरीबी और गुलामी उन्हें प्रतिक्षण चुभती थी। अनेक लोग अनेक विषयों में उनकी रुचि जगाने के लिए आते थे। उन सबको वे एक ही जवाब देते थे, आप ये काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, मुझे तो देश की स्वाधीनता प्राप्त करनी है। उसके मिलने पर ही मुझे कुछ दूसरा काम सूझेगा। इस समय तो इस काम से मेरे पास एक क्षण भी बाकी नहीं बचता। रानडे के प्रति उनका पूज्य भाव बात बात में देखा जा सकता था। रानडे ये कहते थे, ये शब्द तो उनकी बातचीत में लगभग सूत वाच जैसे हो गए थे। मैं वहाँ था। उन्हीं दिनों रानडे की जयंती अथवा पुण्यतिथि, इस समय ठीक से याद नहीं है, पड़ती थी। ऐसा लगा कि गोखले उसे हमेशा मनाते थे। उस समय वहाँ मेरे सिवा उनके मित्रों में प्रोफेसर काथवटे और दूसरे एक सज्जन थे, जो सब जज थे। इनको उन्होंने जयंती मनाने के लिए निमंत्रित किया और उस अवसर पर उन्होंने हमें रानाडे के अनेक संस्मरण सुनाए। रानाडे
तैलंग और मांडलिक की तुलना भी की। मुझे स्मरण है कि उन्होंने तैलंग की भाषा की प्रशंसा की थी, सुधारक के रूप में मांडलिक की स्तुति की थी। अपने मुवक्किल की वे कितनी चिंता रखते थे, इसके दृष्टांत के रूप में ये किस्सा सुनाया कि एक बार रोज़ की ट्रेन छूट जाने पे वे किसी तरह स्पेशल ट्रेन से अदालत पहुंचे थे और रानाडे की चौमुखी शक्ति का वर्णन करके उस समय के नेताओं में उनकी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की थी। रानाडे केवल न्यायमूर्ति नहीं थे, अर्थशास्त्री थे, सुधारक थे। सरकारी जज होते हुए भी वे कांग्रेस में दर्शक की तरह निडर भाव से उपस्थित होते थे। इसी तरह उनकी बुद्धिमत्ता पर लोगों को इतना विश्वास था कि सब उनके निर्णय को स्वीकार करते थे। यह सब वर्णन करते हुए गोखले के हर्ष की सीमा न रहती थी। गोखले घोड़ा गाड़ी रखते थे। मैंने उनसे इसकी शिकायत की। मैं उनकी कठिनाइयाँ समझ नहीं सका था। पूछा, आप सब जगह ट्राम में क्यों नहीं जा सकते? क्या इससे नेता वर्ग की प्रतिष्ठा कम होती है? कुछ दुखी होकर उन्होंने उत्तर दिया, क्या तुम भी मुझे पहचान न सके? मुझे बड़ी धारा सभा से जो रुपया मिलता है उसे मैं अपने काम में नहीं लाता। तुम्हें ट्राम में घूमते देखकर मुझे ईर्ष्या होती है, पर मैं वैसा नहीं कर सकता। जितने लोग मुझे पहचानते हैं उतने ही जब तुम्हें पहचानने लगेंगे तब तुम्हारे लिए भी ट्राम में घूमना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य ही हो जाएगा। नेता जो कुछ करते हैं सो मौज शौक के लिए ही करते हैं, ये मानने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारी सादगी मुझे पसंद है। मैं यथासंभव सादगी से रहता हूँ, पर तुम निश्चिंत मानना कि मुझ जैसों के लिए कुछ खर्च अनिवार्य है। इस तरह मेरी ये शिकायत तो ठीक ढंग से रद्द हो गई, पर दूसरी जो शिकायत मैंने की उसका कोई संतोषजनक उत्तर वे नहीं दे सके। मैंने कहा, पर आप टहलने भी तो ठीक से नहीं जाते। ऐसी दशा में आप बीमार रहे तो इसमें आश्चर्य क्या? क्या देश के काम में से व्यायाम के लिए भी फुर्सत नहीं मिल सकती? जवाब मिला, तुम मुझे किस समय फुर्सत में देखते हो कि मैं घूमने जा सकूं? मेरे मन में गोखले के लिए इतना आदर था कि मैं उन्हें प्रत्युत्तर नहीं देता था। ऊपर के उत्तर से मुझे संतोष नहीं हुआ था, फिर भी मैं चुप रहा। मैंने यह माना है और आज भी मानता हूँ कि कितने ही काम होने पर भी जिस तरह हम खाने का समय निकाले बिना नहीं रहते, उसी तरह व्यायाम का समय भी हमें निकालना चाहिए। मेरी यह नम्र राय है कि इससे देश की सेवा अधिक ही होगी, कम नहीं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का भाग 3 और उसका अध्याय 17।